स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है G20 के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि आप ये पीछे वाला इमेज देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गए। सर, यहाँ पे लिखा हुआ है G20 प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया, लेकिन जल्द ही, मैं कहूंगा 1-1.5 महीने में, दिसंबर से यहाँ पे G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया शुरू हो जाएगी। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। इसके ऊपर हमारी चर्चा चलने वाली है। इनफैक्ट देखिए, G20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले G20 के बारे में, ये क्या है, और इंडिया की प्रेसिडेंसी पूरा 1 साल चलेंगे, यानी कि दिसंबर 2020 से 2023 तक चलेगी, यानी कि अगले साल। और आपको ध्यान रखना है, अगले साल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2023, और 2023 में आपका प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा। तो उसके लिए G20 की प्रेसिडेंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। उसके ऊपर अपडेट्स लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ आने वाले पोटेंशियल चैलेंजेस क्या होंगे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस डिस्कशन के बाद आपको कंटिन्यूसली अपडेट रखनी है कि इंडिया किस तरह की मीटिंग्स करवा रहा है, इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर क्या हो रहा है, G20 का एजेंडा किस तरह इवॉल्व हो रहा है। और आज का ये जो डिस्कशन होगा, दिस डिस्कशन इज गोइंग टू बी रैदर स्पेक्यूलेटिव, यानी कि आगे आने वाले समय में इंडिया को क्या दिक्कतें आ सकती हैं G20 की प्रेसिडेंसी में, कैसे G20 की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जो अभी चल रही है उसमें इंडिया कैसे चीज़ों को एड्रेस कर सकता है, कैसे चीज़ों को हाईलाइट कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज है एट द ग्लोबल लेवल जो इंडिया ने ऑलरेडी हाईलाइट किए हैं, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में, ग्लोबल फूड क्राइसिस के बारे में, महंगाई के बारे में इंडिया का काफ़ी प्रिंसिपल स्टैंड होता है। और ये सारे इश्यूज अभी है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा आज की चर्चा का, राइट, टू गेट टू नो दिस इंफॉर्मेशन कि G20 क्या है और इंडिया की प्रेसिडेंसी के लिए किस तरह के चैलेंजेस आने वाले हैं। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज दी गोल्डन, आई वुड से प्लैटिनम अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि जो लास्ट बैच था उसको एक्सटेंड किया गया है ऑन डिमांड। लास्ट बैच होगा ये 18 अक्टूबर से आपकी क्लासेस चलेंगी यहाँ पे शाम में 6 बजे। जो बैच 6 था, 8 AM का बैच है, दैट हैज बीन क्लोज्ड एंड दिस इज दी लास्ट बैच ऑफ ऑल फॉर यूपीएससी 2023। और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज नीड्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, और अफोर्डेबिलिटी तो एक हमारा मोटो ही है स्टडी IQ का। ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा इस प्राइस में 18,999। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो इतने में तो यूपीएससी के जो टेस्ट सीरीज होते हैं उतने होते हैं, लेकिन इस प्राइस में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा आपको 900 घंटे से ज़्यादा लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे। केवल क्लासेस हम लोग नहीं करते, केवल पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, पढ़ाने के बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट मोटो है हमारा। तो हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद MCQ प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी। इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सो यू विल बी रेडी फॉर प्रीलिम्स। लेकिन अगर आपको ये प्राइस पाना है तो आपको एक काम करना है, यू हैव टू यूज माई कोड राहुल लाइफ। जब भी आप चेकआउट करोगे, कंपनी का प्राइस 24,000 के आसपास है। अगर आप चेकआउट करोगे, वेबसाइट हो, हमारा ऐप, तो वहाँ पे आप जाओगे, सब कुछ सेलेक्ट करके जब आप चेकआउट करोगे, यूज दिस कोड, द प्राइस विल कम डाउन टू 18,999। सो डू एनरोल इट बिफोर, अगेन लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, इट विल क्लोज डाउन, डू नॉट मिस आउट ऑन दिस। अगर आपने पहले कर दिया है तो हम क्वाइट श्योर कि आप इस बैच को एक्सपीरियंस कर रहे हो। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हमारे स्टूडेंट्स के, कैसे उनकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हुई है पिछले 1-2 महीने में। यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो ऑन आवर वेबसाइट, राइट। डू एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की G20 के बारे में बात करके। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा एजेंडा है डिस्कशन फॉर G20 एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट G20 प्रेसिडेंसी और इंडिया की प्रेसिडेंसी में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। सबसे पहले ये G20 है क्या। G20 में 20 मतलब नंबर ऑफ नेशंस, अलग अलग देश हैं, 20 देश साथ में आते हैं, 20 देश, 19 देश प्लस एक ग्रुपिंग है यूरोपियन यूनियन, साथ आते हैं। एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जहां पे ग्लोबल लेवल पे, विश्व लेवल पे जो इकोनॉमिक इश्यूज है,
जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए। आजकल तो देखिए महंगाई हर जगह पे बढ़ रही है, इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन हैज बिकम अ प्रॉब्लम। इसके अलावा इनका मैंडेट धीरे धीरे सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा चुका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम, ग्लोबल टेररिज्म की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें अभी यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है। अब G20 देशों की अगर आप बात करें तो दीज मेंबर्स, बिग कंट्रीज, दे रिप्रेजेंट अबाउट 80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड अबाउट 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। कौन कौन है इसमें इन्वॉल्व, ऑल्दो मैं नहीं कहूंगा 20 के 20 कंट्री आपको याद रखने की जरूरत है, बट यहाँ पे आपकी मेंबर्स दी गई है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, कनाडा, राइट। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर, आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक पॉइंटर है, 19 कंट्रीज है प्लस द यूरोपियन यूनियन इज इन्वॉल्व। रिमेंबर, स्पेन मेंबर नहीं है, स्पेन को इनवाइट किया था, स्पेन इज कंसिडर्ड एज ऑलमोस्ट अ परमानेंट गेस्ट एट द G20। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग है, 20 कंट्री की ग्रुपिंग है जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में कहूंगा सेट करते हैं। और ये क्यों बना था, अगर हम लोग हिस्ट्री देखें G20 की, तो 1999 में G20 को कंसीव किया गया था शुरुआती दौर में। ये क्यों हुआ था, क्योंकि जो 1990s का एरा था, 1990s में हम लोगों ने देखा कि एलपीजी रिफॉर्म्स आए। एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से, इंडिया की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह हुआ। इससे पहले बहुत सारे देशों ने ओपन अप किया था, जैसे 1979 में चाइना ने ओपन अप किया था, दूसरे देश ओपन अप हुए थे, ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था। इंडिया थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ा, इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ा, लेकिन उस ट्रेड के साथ ही साथ रिस्क भी बढ़े, यानी कि एक जगह का प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरी जगह उस प्रॉब्लम का परिणाम दिखा गया। और ये हम लोगों ने देखा 1990s के दौर में, पूरा जो दशक था 1990s का, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर के ऊपर एक थ्रेट आ गया। जैसे कि मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, मैक्सिकन क्राइसिस का, मैक्सिकन पेसो क्राइसिस। सबसे बड़ा क्राइसिस ऑफ 1990s वाज द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशियन टाइगर्स, एशियन जायंट्स जो कहे जाते थे, सिंगापुर वाज वन ऑफ दैट। फाइनेंशियल क्राइसिस आया वहां पे, जिसकी वजह पूरे विश्व में परिणाम देखा गया। इसके अलावा रशियन रूबल क्राइसिस हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट इशू हुआ, यहाँ पे यूएस का कोलैप्स हुआ, राइट, फाइनेंशियल ऑर्डर कोलैप्स हुआ, जिसकी वजह से सभी देशों को प्रॉब्लम हुई। अब उस समय पे 1999 में ये G20 एक आइडिया आई, जिसमें इन्होंने कहा कि ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को हम लोग मेंटेन रखने के लिए, सर्विलेंस रखने के लिए, किस तरह से ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को स्टेबल कर सकते हैं, इसलिए एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम बनाई गई अलग अलग देशों की। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 21st सेंचुरी में इनका मैंडेट भी धीरे धीरे बढ़ा। पहले इनका मैंडेट था प्योरली फाइनेंस रिलेटेड, राइट, फाइनेंशियल ऑर्डर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड, यानी कि मैं कहूंगा प्योरली मनी रिलेटेड था। लेकिन धीरे धीरे ओवर द ईयर्स इसका जो मैंडेट है वो धीरे धीरे बढ़ चुका है। जैसे हम लोग आज बात करते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की भी डिस्कशन होती है G20 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इसके अलावा दूसरे जो ग्लोबल चैलेंजेस है, टेररिज्म के खिलाफ, टेररिज्म के प्रति एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी G20 में डिस्कशन जरूर होती है, राइट। अब सवाल ये उठता है, सर G20 के बारे में समझ गए, इसकी हिस्ट्री के बारे में समझ गया, अगर इस पर कोई MCQ आएगा तो आई विल बी रेडी। अब G20 का कोई सेक्रेटेरिएट है क्या, सवाल आ गया कि G20 सेक्रेटेरिएट से इज इन ब्रिस्बेन। गलत, ये गलत है। क्यों? क्योंकि G20 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। G20 की जहां पे भी प्रेसिडेंसी मूव होती है, आपको ध्यान रखना है, जहां पे भी प्रेसिडेंसी मूव होती है उस कंट्री का जिम्मा होता है कि वो बेसिकली सारी मीटिंग्स हैंडल करे और सारा सेक्रेटेरियल जो भी चीजें प्रोवाइड करनी होती है वो वही देश करता है। अब G20 काम कैसे करता है, अगर परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है तो कैसे काम करता है? G20 में जितने भी देश है, 20 देश है, तो 20 देश अपने अपने शेरपास को नॉमिनेट करते हैं। ये शेरपा क्या होता है? हम क्वाइट श्योर कि अगर आप माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, अगर आप कभी माउंटेनियरिंग गए, यानी कि पहाड़ चढ़ाव आपने किया हुआ है, तो एक शेरपा आपके साथ होते हैं। शेरपा मतलब जो दिशा दिखाते हैं, जो आपको माउंटेन क्लाइंबिंग में मदद करते हैं, राइट। तो G20 के भी शेरपास होते हैं, अलग अलग देश अपनी तरफ से शेरपास को नॉमिनेट करते हैं। इंडिया की तरफ से अभी फिलहाल शेरपा इज अमिताभ कांत, राइट। तो ये शेरपास मिलकर बेसिकली G20 का एजेंडा सेट करते हैं। G20 की मीटिंग्स, G20 को जो भी G20 की प्रोसीडिंग्स है वो मेनली इन्हीं के थ्रू होती है। इसके अलावा G20 की अलग अलग मीटिंग्स होती है, जैसे ओवर द ईयर प्रेसिडेंसी में शेरपा मीट है, एक्सपर्ट ग्रुप्स की मीट होती है, जो अलग अलग देश है उनके सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स मीट करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स मीट करते हैं, साथ ही साथ हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग भी होती है। यानी कि एक साल में जो भी कंट्री प्रेसिडेंसी होल्ड करती है, सबसे बड़ी जो समिट होल्ड करते हैं वो है समिट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंसी इनकी मूव होती है। प्रेसिडेंसी कैसे मूव होती है? G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स एवरी ईयर, हर साल इसकी प्रेसिडेंसी मूव होते रहती है। और एजेंडा कंटिन्यू रहे इसीलिए
3 देशों की प्रेसिडेंसी डिक्लेयर की जाती है। जैसे पहले इटली प्रेसिडेंट था पिछले साल, इस साल दिसंबर तक इंडोनेशिया प्रेसिडेंट है और इस साल जकार्ता में समिट हुई थी, आपको पता है। अगले साल यानी कि 2023 में मैं कहूंगा फ्रॉम 1 दिसंबर वी विल बी होल्डिंग दी प्रेसिडेंसी, इंडिया विल बिकम दी प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ G20। सब सारा जिम्मा इंडिया के ऊपर आ जाएगा। सो इंडिया विल बी प्रेसिडेंट, राइट। यही आप देख सकते हो MEA का यहाँ पे एक मीडिया इंटरेक्शन भी हुआ था। मीडिया इंटरेक्शन में मीडिया यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया विल अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी फॉर 1 ईयर फ्रॉम 1 दिसंबर 2020 टू 30 नवंबर 2023। डेट आपको ध्यान रखना है, 1 दिसंबर से हमारी प्रेसिडेंसी शुरू हो जाएगी और जैसे ही प्रेसिडेंसी शुरू हो जाएगी हम लोग 200 से भी ज्यादा G20 की मीटिंग होस्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ी मीट मैंने आपको बताया वुड बी द हेड ऑफ द स्टेट्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीट विच वुड बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम, यू कैन सी द डेट हियर, 9th and 10th सितंबर 2023। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है कि आपका जो मेंस होगा वो होगा 15 सितंबर को। तो आई वुडंट से मेंस में हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग के ऊपर सवाल वगैरह बन सकते हैं, लेकिन जो पूरा जनवरी से फिर दिसंबर 2022 से अगस्त तक का समय रहेगा, वहां पे G20 के अलग अलग मीटिंग्स होंगे, G20 के अलग अलग एजेंडास निकलेंगे, अलग अलग एजेंडा में डेवलपमेंट होगी और इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी बहुत बहुत जरूरी होगी। तो आने वाले समय में इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस रहेंगे? लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस। कौन सा चैलेंज रहेगा, किस चैलेंज को एड्रेस करने की जरूरत है, इंडिया की प्रेसिडेंसी में क्या क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला चैलेंज है ये, देखिए कोविड-19 की वजह से डेट ऑलरेडी राइज हो चुका है बहुत सारे कंट्रीज में। ऑल्दो ये मैं 2021 का डेटा आपको बता रहा हूँ, 2020 में कोविड-19 जब आया था तो G20 का डेट सर्विस इनिशिएटिव था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज ने डेट सर्विस इनिशिएटिव को एक्सेप्ट किया था। लेकिन अभी भी बहुत सारा डेट का प्रॉब्लम चल रहा है विद द लो इनकम कंट्रीज स्पेशली, राइट। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे G20 छोटे छोटे देशों की, लो इनकम ग्रुप्स की मदद करेगा। इसके अलावा ऑफ कोर्स वी ऑल नो ग्लोबल फाइनेंशियल इश्यूज, जिस तरह से स्लो डाउन आ चुका है, अभी धीरे धीरे रिसेशन की बातें चल रही हैं। यूएस में ऑलरेडी रिसेशन के ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बता दिया है, वी आर लुकिंग एट अ रिसेशन, देयर इज अ फाइनेंस विंटर कमिंग अप। ये क्यों हो रहा है? हम लोगों ने देखा, अगेन कनेक्टेड टू कोविड-19 इटसेल्फ। कोविड-19 में 2020-2021 में देशों ने क्या किया? दे पंप्ड इन मनी, बहुत सारा पैसा पंप इन कर दिया इकोनॉमी में। ऑल्दो इंडिया इज इन अ मच बेटर सिचुएशन, लेकिन डेवलप कंट्रीज ने सडनली पैसा पंप इन कर दिया क्योंकि डिमांड बढ़ानी है, लोगों की डायरेक्टली पॉकेट में पैसा डाल दिया, डायरेक्ट ट्रांसफर किया एटसेट्रा इन डेवलप कंट्रीज। अभी वो धीरे धीरे वापस निकाल रहे हैं, लिक्विडिटी इज बीइंग सक्ड आउट, और इस लिक्विडिटी को निकालने के कारण आपने देखा है कि रिसेशन का डर आ चुका है, इन्फ्लेशन का डर बहुत ज्यादा आ चुका है हर कंट्री में। अब ये पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल इशू चल रहा है, इन्फ्लेशन का, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, किस तरह के स्टेप्स आएंगे, इसके ऊपर भी नजर रहेगी G20 के मीटिंग में। तो ये एक पोटेंशियल चैलेंज है। पहला चैलेंज है डेट जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है लो इनकम कंट्रीज का, दूसरा है इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स एट द ग्लोबल लेवल, और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रॉब्लम है फाइनेंस से ही, दैट इज क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर। जो हाल ही में मीटिंग हुई थी, नॉट इन जकार्ता, इन बाली, पार्डन मी, G20 में जो मीटिंग हुई थी G20 टॉक्स, वहां पे क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर ज्यादा कुछ फोकस नहीं आया। इनफैक्ट एक जॉइंट कम्युनिके स्टेटमेंट भी आया ओवर द क्लाइमेट फाइनेंसिंग। आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। और यहां पे आप जानते हैं कि अंडर द प्रिंसिपल ऑफ CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंडर जो डेवलप कंट्रीज है, इन्होंने प्लेज किया था कि $100 बिलियन ये देंगे एवरी ईयर एज क्लाइमेट फाइनेंस, अडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए। अभी तक इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। कोपेनहेगन अकॉर्ड जो 2009 में साइन किया गया था, उसका एक मैंडेट यही था, लेकिन अभी तक ये चीज हुई नहीं है, देयर हैज बीन नो प्रोग्रेस ओवर इट। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे इंडिया क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ और भी एक थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट वॉइस उठा सकते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस हो गया, फिर ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ, हम लोग ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो अगर उस तरफ हमें मूव होना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब जब ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात होती है तो इन्फ्लेशन की बात हो रही है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, दिस इज अनदर चैलेंज। इसके अलावा देयर इज अनदर चैलेंज विच इज लूमिंग ऑन ऑल ऑफ अस, सभी के ऊपर ये चैलेंज
अभी एक मंडरा रहा है, एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा है 2023 में, स्पेशली मिडिल इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज में एक फूड इनसिक्योरिटी, नॉट फाइनेंशियल, फूड इनसिक्योरिटी का एक खतरा मंडरा रहा है। और इस चीज़ को हाईलाइट कर चुका है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इन्होंने वार्न किया है कि 2023 में फूड अवेलेबिलिटी की क्राइसिस इट इज लूमिंग ऑन एवरीबडी। ऑल्दो अगेन यहाँ पे भी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कह दिया है कि टेक्निकली द फूड अवेलेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट, फूड अवेलेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन फूड का जो प्राइस है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि महंगाई बढ़ रही है, फूड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी इज ऑन राइज, और स्पेशली लो इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए ये बहुत बड़ा खतरा रहेगा। इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। आपने देखा होगा कि हाल ही में हम लोगों ने एक न्यूज़ ज़रूर पढ़ी थी जहाँ पे एक काफ़ी अच्छा कंपैरिजन आया था कि स्पेशली कंपैरिजन से फ्रॉम 2014 टू 2022 किस तरह का बदलाव हुआ है। अगर हम लोग बात करें, आज डिजिटल इंडिया की बात होती है तो मनी पर जीबी ऑफ डेटा कितना हुआ है आप देख सकते हो। इंडिया इज वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ डेटा। तो डेटा का दर कंटिन्यूसली कम हो रहा है, लेकिन जैसे आप खाने के पदार्थ है उनका दर देखोगे, उनके जो प्राइसेस देखोगे, दे हैव इंक्रीज मोर एंड मोर। गैस सिलेंडर के प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ जा चुका है, डोमेस्टिक गैस 1000 रुपीज़ से भी ज़्यादा जा चुका है। वो प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 500-600 होगा, 600-700 के आसपास 2014 में। और अगेन आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट नंबर्स, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि खाने के जो पदार्थ है उनका प्राइस बढ़ा है और डेटा का प्राइस कम हुआ है इन इंडिया। ये हम लोगों ने हाल ही में रिपोर्ट पढ़ी हुई, रिसेंट टाइम्स में रिपोर्ट आई थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी। सो दिस इज हैपनिंग, फूड प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एवरीवेयर। आप तुअर दाल की बात कीजिए, तेल के प्राइसेस ऑल्दो थोड़ा सा कम हुए हैं रिसेंट टाइम्स में, लेकिन फ्यूल के प्राइसेस एटसेट्रा एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है एट द ग्लोबल लेवल। इसके अलावा देयर इज वन मोर इशू जो हमेशा इंडिया हाईलाइट करता आता है, रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अब इंडिया सबसे मेजर रिफॉर्म्स कहाँ कहाँ बताता है, वी नीड रिफॉर्म्स एट द यूनाइटेड नेशंस स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की जरूरत है। वी डू नो दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पड़ा हुआ है केवल 5 कंट्रीज के पास, और इन 5 कंट्रीज ने आई वुड से नेकेड अब्यूज किया है इस वीटो का मल्टीपल टाइम्स। आई कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ रशिया, आई कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ यूएसए, बहुत बार इन्होंने वीटो का गलत इस्तेमाल किया है। तो रिफॉर्म्स आर नीडेड एट यूनाइटेड नेशंस, रिफॉर्म्स आर नीडेड एट द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कोटा रिफॉर्म्स, अभी एजेंडा मीटिंग का 2023 का कोटा रिफॉर्म्स के ऊपर भी है। तो इंडिया कैसे इसको स्पीयरहेड करेगा, कैसे G20 में एक कंसेंसस लाने की कोशिश करेगा कि IMF हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, कैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आएगा, इसके ऊपर भी नजर जरूर रहेगी। सो दिस इज अनदर चैलेंज, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया इज दिस कि क्या आने वाले G20 समिट में जो भी दिल्ली में होगी सितंबर 2023 में, क्या वहां पे फिर से हम लोग ईस्ट वर्सेस वेस्ट देखेंगे? विल देयर बी फायरवर्क्स एट G20 अगेन? ऑन वन साइड देयर वुड बी द वेस्टर्न कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बाइडन लेड USA एंड कंपनी, और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन एंड चाइना। क्या फिर से हम लोग फायरवर्क्स देखेंगे? और यहाँ पे इंडिया, अगर आप देखें, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी रही है जहां पे हम लोग काफी अच्छा बैलेंस मेंटेन किए हुए हैं इस ग्रुप से भी और इस ग्रुप से। सो इंडिया कैन प्ले अ मीडिएटर, और कैसे यहाँ पे जो दरार पड़ी हुई है इन दोनों ग्रुप्स के बीच, कैसे उसे कम कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है इंडिया के सामने। देखिए, सितंबर 2023 तक का तो मैं कुछ बता नहीं सकता कि युद्ध का क्या होगा। अभी फिलहाल सभी लोग न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, जैसे व्लादिमीर पुतिन ने ऑलरेडी एक न्यूक्लियर थ्रेट बता दिया है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने से वो हिचकिचाएंगे नहीं। ऊपर से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एंड यूक्रेन, दे आर राइट नाउ ऑन द ऑफेंसिव बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ वेस्ट। तो क्या युद्ध खत्म होगा, ये तो हम बता नहीं सकते। जो भी होगा सितंबर तक, हम लोग एक चीज तो पक्के से कह सकते हैं कि जो दरार है ये बनी रहेगी बाई सितंबर 2023 ऑल्सो। यानी पूरा 2023 में, अगले कुछ महीनों में ईस्ट वर्सेस वेस्ट का जो ये डिफरेंस है ये बना रहेगा, और इंडिया इसको कैसे मैनेज करे, ये बहुत बड़ी चैलेंज रहेगी हमारे लिए। क्योंकि देखिए, निजी या फिर व्यक्तिगत हम लोग मामले की भी बात करें, इंडिया की पर्सनल लेवल पे, इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू होल्ड द SCO प्रेसिडेंसी नेक्स्ट ईयर। तो दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज कि कैसे मेंटेन करेंगे इस बैलेंस को। SCO में आपको ये दोनों पार्टनर्स मिलेंगे, रशिया और चाइना मिलेंगे, दूसरी तरफ हम लोग
काफ़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वाड, I2U2, अलग अलग प्लेयर्स के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने हाल ही में बात की थी मिनी लैटरल्स की, तो मिनी लैटरल्स से भी हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द अदर प्लेयर्स। द क्वेश्चन वुड बी हाउ विल इंडिया बैलेंस दिस, हाउ विल इंडिया प्ले द रोल एज अ मीडिएटर। इसके ऊपर सभी की नज़र रहेगी, एवरीबडीज आइज विल बी ऑन इंडिया कि इंडिया कैसे G20 प्रेसिडेंसी को हैंडल करेगा। तो आने वाले समय में जब भी कोई अपडेट आएगी तो हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। आई होप कि आपके पास एक अच्छा बेस हो चुका है व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द G20 मीटिंग, इन द अपकमिंग G20 मीटिंग। आई होप इट्स अ गुड बेस फॉर यू। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन दिस सोशल मीडिया हैंडल @Rahul Sai 222। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, फीडबैक है, कंप्लेंट है, सजेशन है, एनीथिंग, डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई रिस्पॉन्ड ऑन वीकेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।